Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel The Linglet Insight with Zahra. In this lecture we are going to study the post-colonial theory on the one of the famous work A Passage to India, or we can say that in this lecture we are going to discuss the post-colonial aspect on the work A Passage to India. So let's start it. सबसे पहले हमने ये देखना है कि पोस्ट कलोनियलिज़म क्या है। ठीक है, पोस्ट कलोनियलिज़म बेसिकली एक मूवमेंट थी जो कि इमर्ज हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ कलोनियलिज़म। ठीक है, अब कलोनियलिज़म क्या है? ठीक है, कलोनियलिज़म जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था एंड दे फॉर्म द कॉलोनीज़ इन दैम, और वो चाहते थे कि वो उनके मुताबिक ही सारी ज़िंदगी अपनी गुजारें, तो वो एक कॉलोनीज़ बन गई थी जिसको हम कलोनियलिज़म कहते हैं। अब उन चीज़ के एक रिएक्शन में एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको हम कहते हैं पोस्ट कलोनियलिज़म। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि पोस्ट कलोनियलिज़म का एरा स्टार्ट कब हुआ था। पोस्ट कलोनियलिज़म ज़ाहिर है अगर कलोनियलिज़म के रिज़ल्ट में इमर्ज हुई तो ज़ाहिर है इसके बाद ही इसका एरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है पोस्ट कलोनियल अपेयर हुई थी 1970 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एशरॉफ्ट एंड द ग्रेफ्ट टिफन 2007 द पोस्ट कलोनियलिज़म डील विद किस चीज़ों से डील करती है? द इफेक्ट ऑफ कलोनियलाइजेशन के, कलोनियलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ था कल्चर्स पे और डिफरेंट सोसाइटीज़ पे। और 1970 में यानी 1970 लेट 1970 में, और इस टर्म को पोस्ट कलोनियल को यूज़ किया गया, लिटरेरी क्रिटिक ने यूज़ किया। ठीक है, ताकि वो वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकें कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कलोनियलिज़म का असर इफेक्ट कैसा हुआ कल्चर्स पे, सोसाइटीज़ पे। ठीक है, उसको स्टडी किया जा सके। ठीक है, अब हमने देख लिया कि पोस्ट कलोनियलिज़म क्या है, पोस्ट कलोनियल क्या है। हम देखेंगे पोस्ट कलोनियल थेरी क्या है। पोस्ट कलोनियल थेरी को फाउंड किसने किया था? इसके फाउंडर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एडवर्ड सैड। उन्होंने इस टर्म को जो है वो फाउंड किया था पोस्ट कलोनियल थेरी को। ठीक है, और उन्होंने अपने वर्क में इसको पब्लिश किया था। उनका वर्क कौन सा था, उनकी बुक कौन सी थी? ओरिएंटलिज्म इन 1978। ठीक है, अब इसके मुताबिक कि कलोनियलिज़म का एंड हो गया। ठीक है, कलोनियलिज़म का एंड हुआ है तो ज़ाहिर पोस्ट कलोनियलिज़म स्टार्ट हुई है। इसका जस्ट ये मतलब नहीं है कि इंडिपेंडेंस मिल गई, लोग जो है वो ब्रिटिश के राज से जो है वो आज़ाद हो गए, नहीं, कि बल्कि उन्होंने उस सारी कलोनियलिज़म का वो जो सारे वो कैद में थे, उनके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, उसका क्या असर हुआ, उनकी ज़िंदगियों पर कैसा असर हुआ। ठीक है, वो लेगेसी क्या लेके चले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। कलोनियल थेरी इज स्टडी ऑफ व्हाट हैपन व्हेन वन कल्चर इज़ डोमिनेटेड बाय एन अदर। अब कलोनियल थेरी में हम क्या देखते हैं कि असर क्या होता है जब एक सोसाइटी, एक कल्चर दूसरे कल्चर पर डोमिनेट करता है। ठीक है, उसका क्या असर होता है। अब आप देखें कि ब्रिटिश ने अब इतना सालों पहले डोमिनेट किया था सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो उसका असर आज तक भी है। वी ट्राई टू फॉलो देम। ठीक है, और हम उनके जैसे ही वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनकी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पोस्ट कलोनियलिज़म, हो गया पोस्ट कलोनियल थेरी हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट कलोनियल लिटरेचर क्या होता है। अब ऐसा लिटरेचर जो कलोनियलिज़म के बाद लिखा गया हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे पोस्ट कलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कलोनियल थेरी फोकस ऑन द लिटरेचर डेवलप एट द न्यू नेशन। अब पोस्ट कलोनियल थेरी किस चीज़ पर फोकस करती है? वो लिटरेचर जो कि न्यू नेशंस ने डेवलप किया था। ठीक है, जो कि अब सारे आज़ाद हो गए, तो ज़ाहिर है आज़ाद हो गए तो उनके बाद भी तो लिटरेचर लिखा गया, वर्क्स लिखे गए, उन सब को जब इकट्ठा किया जाता है तो वो किस टर्म के अंडर आता है? पोस्ट कलोनियल के अंडर आता है। ठीक है, अब उनका फोकस किस चीज़ पर होता था? यूरोपियन रिस्पॉन्सेस टू कलोनियलिज्म। ठीक है, कि यूरोप के क्या रिस्पॉन्स थे कलोनियलिज्म पे, जैसे कि हम अपने इस वर्क में देखेंगे जो कि फॉस्टर ने लिखा है, आ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, और एक और वर्क है जोसेफ कॉर्नार्ड का, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो हम इनमें देखते हैं कि किस तरह से यूरोप ने रिस्पॉन्स किस तरह से किया कलोनियलिज्म के बाद। ठीक है, और उसका असर किस तरह से हुआ कलोनियलिज्म का सोसाइटीज़ पर। आफ्टर डैट वो इंडिपेंडेंट भी हो गए। ठीक है, आज़ाद भी हो गए, उनको आज़ादी भी मिल गई आफ्टर डैट। ठीक है, तो हम कुछ पोस्ट कलोनियल एस्पेक्ट्स देखेंगे नॉवल में। ठीक है, अब ये नॉवल लिखा किसने है? E.M. फॉस्टर ने, आ पैसेज टू इंडिया, जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1924 में। अब ये है क्या? ये एक नैरेटिव है जो कि अनफोल्ड करती है एक फिक्शनल सिटी में, मतलब एक फिक्शनल सिटी है चंद्रापुर, और जो कि ब्रिटिश इंडिया में है ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। अब ये नॉवल एक्सप्लोर किस चीज़ को करता है? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश कलोनाइजर एंड द इंडियन पीपल। ठीक है, कि जो ब्रिटिश कलोनाइजर्स थे जिन्होंने जो है वो डोमिनेट थे इंडिया पर। ठीक है, अब उनका और इंडियन पीपल का आपस में रिलेशनशिप कैसा था, और फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं? अब इनका मेजर कैरेक्टर जो है वो प्रोटैगनिस्ट कौन है? डॉक्टर अजीज़ है, जो कि एक यंग मुस्लिम फिजिशियन है। ठीक है, और उसकी इंटरेक्शन इंग्लिश विजिटर्स के साथ कैसी है? अब ये इंग्लिश विजिटर्स कौन से होते हैं? मिसेस मोर एंड द एडेला क्वेस्टेड।
अब इस नॉवल में बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल फीचर्स डिस्कस किए गए हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। नंबर 1 है अदरनेस, ठीक है। अभी अदरनेस क्या होता है? इन द नॉवल अदरनेस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन मैनी वेज, और बहुत सारे तरीकों से ना अदरनेस को डिमॉन्स्ट्रेट। अब अदरनेस किस तरह से हम फील कराएं कि आप भी हम में से है नहीं, आप तो दूसरे हैं, इन्फीरियर है हमसे, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेट किस तरह से किया गया है? फॉस्टर रिवील करता है जब इंडिया और जो इंडियन पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं टू द यूरोपियंस, ठीक है। यूरोपियंस जो हैं वो जाहिर है इस नावल में क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, तो वो दिखाएंगे जो यूरोप के लोग हैं वो ज़ाहिर है वो अच्छे हैं, ठीक है, वेल टू डू है। और जो डॉक्टर अजीज़ है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है फील्डिंग के साथ, जो कि देखा जाता है एक अनयूजुअल टैबू के तौर पर बाय द ब्रिटिश कम्युनिटी। अब डॉक्टर अजीज़ जो कि इंडियन है और जो फील्डिंग जो कि ब्रिटिश है, ठीक है। अब इन दोनों की हो जाती है फ्रेंडशिप। अब जिसको जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता कि एक इंडियन की जो कि लो क्लास है और जो फील्डिंग जो कि ब्रिटिश है हाई क्लास है, इनकी फ्रेंडशिप जो है वो गलत समझी जाती है कि है ही नहीं, ये धब्बा है उनकी कम्युनिटी पर, ब्रिटिश कम्युनिटी पर, ठीक है। और जो ब्रिटिश पीपल है वो इंडिया को किस तरह से देखते थे? एज मॉडल क्या होता है? अब मीनिंगलेस, ठीक है। और फॉस्टर ने डिस्क्राइब किस तरह से किया इंडियन पीपल को? इन अ बैड मैनर, ठीक है। द पीपल आर ड्राउंड एंड द लेफ्ट रॉटिंग, कि ऐसे लोग जिनको पीछे छोड़ दिया गया और वो गल सड़ गए, ठीक है। अब इन अल्फाज में जो है फॉस्टर ने इंडियन पीपल को डिस्क्राइब किया है। अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है, दूसरा मेन फीचर कौन सा है? वो है हाइब्रिडिटी, ठीक है। अब वो हम ये देखेंगे हाइब्रिडिटी क्या है। हाइब्रिडिटी कहते हैं इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रिलेशन एंड द आइडेंटिटीज़, कि हम किस तरह से जो पोस्ट कॉलोनियल जो हैं लोग हैं वो उन्होंने किस तरह से इनहेरिट की है रिलेशंस को, आइडेंटिटीज़ को, यानी जो उन पर डोमिनेंट रह गए हैं ब्रिटिश लोग, तो उनकी लेगेसी को, उनकी आइडेंटिटीज़ को किस तरह से उन्होंने इनहेरिट किया, ठीक है। दिस इज़ द बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन। अब इसमें क्या है कि दो तरफा रिलेशनशिप है कॉलोनाइजर्स के दरमियान और कॉलोनाइज्ड पीपल के दरमियान, ठीक है। अब हम इसको नॉवल में किस तरह से देखेंगे, जो है वो ब्रिज पे पार्टी होती है, ठीक है, और उसमें जो है फील्डिंग अरेंज करता है टी पार्टी, ताकि वो एडिला क्वेस्टेड को और मिसेस मोर को जो है वो इंडियन पीपल से इंट्रोड्यूस करा सके, ठीक है, और उनको जो है वो रियल इंडिया दिखा सके। तो उधर जो इंडियंस हैं एंड द ब्रिटिश बिकम सोशली इंटीमेट एंड एग्जिस्ट इन द इक्वल टर्म्स, और उधर किस तरह से जो है इंडियन और जो है वो ब्रिटिश आपस में मिल गए। हाइब्रिडिटी का क्या मतलब है कि वो बाज़ औक़ात मिल भी जाते हैं आपस में एक दूसरे से, बाइनरी रिलेशनशिप यानी दो तरफा रिलेशनशिप भी कायम हो जाता है उन दोनों के दरमियान। अब हम तीसरा एस्पेक्ट देखेंगे मिमिक्री मीन्स कॉपी और द इमिटेशन ऑफ समथिंग। अब इधर मिमिक्री क्या है कि ना कॉलोनाइजर्स ट्राई टू कॉपी करने की कोशिश करते हैं कॉलोनाइज्ड पीपल को, ठीक है। और फिर जिस तरह से डॉक्टर अजीज़ हमेशा कोशिश करता है कि ना वो ब्रिटिश है, और फिर वो उसको क्या शो कराने की, शो ऑफ यानी मीन्स डैट वो शो ऑफ कर रहा होता है कि ना सिर्फ ब्रिटिश के जो है वो अच्छे कॉन्टैक्ट नहीं है बल्कि हम लोग भी कोई चीज़ हैं, ठीक है। उसको ये शो कराने की कोशिश कर रहा होता है उसके जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट के साथ अच्छे ताल्लुक़ हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेसिज्म एंड प्रेजुडिस। रेसिज्म क्या है? रेसिज्म एक ऐसा बिलीव है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जो रेस है, ठीक है, उसको सुपीरियर समझा जाता है, और जो दूसरी रेस होती है यानी दूसरे लोग होते हैं दूसरी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो जो हैं जी इन्फीरियर हैं, ठीक है। अब इन पैसेज टू इंडिया में रेशियल इश्यूज़ को किस तरह से स्टडी किया गया है, जब हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं इंडियंस के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान, ठीक है। अब उनके कन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे होते हैं? रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हैं, और साथ साथ जो है वो हिंदूज़ और मुस्लिम के दरमियान कैसा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, और साथ में इन दोनों का जो है वो ब्रिटिश लोगों के साथ कैसा आपस में जो है कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब जब डॉक्टर अजीज़ मिसेस मोर को मिलते हैं मॉस्क के अंदर, ठीक है, वो उसको इनवाइट करती है क्लब पर, ठीक है, और बट ही सेज, वो क्या कहता है, अब वो उसको इन्वाइट करिए, वो बदले में क्या कह रहे हैं? द इंडियंस आर नॉट अलाउड इन टू द चंद्रपुर क्लब इवन एज अ गेस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि ना इंडियंस तो अलाउ ही नहीं है चंद्रपुर क्लब के अंदर कि चाहे उनको गेस्ट के तौर पर भी इनवाइट किया जाए, और इवन इफ़ दे आर एजुकेटेड वन, चाहे वो पढ़े लिखे भी क्यों ना हो। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि उस दौर में रेसिज्म कितना जो है वो ज़्यादा था, कि आप देखें अब इंडियन पीपल को अलाउ ही नहीं है कि वो क्लब में आएँ, ठीक है, चाहे वो एजुकेटेड हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या सिर्फ वो क्लब किसके लिए था? ब्रिटिश लोगों के लिए था, ठीक है। अब ये सारे एस्पेक्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिए कि किस तरह से जो है वो पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट जो है वो शो किए गए हैं इस नावल में, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ।
ठीक है। अब इस नावल के अंदर ठीक है हमें क्या बताया गया है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस तरह से पूरे इंडिया पर रूल किया हुआ था और उन्होंने किस तरह से कॉलोनीज़ बनाई हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और ये क्या नावल क्या पोर्ट्रे करते हैं, इंडिया एज ए सिवेज एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, कि इंडिया जो है वो है ही डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कमतर है, और ब्रिटिश जो हैं वो आला हैं, सुपीरियर हैं। और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो ख़ुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही उनको ख़ुद को एक्सप्रेस करने की परमिशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।